बहुत बड़ी खबर जो हमारे पास में अभी है वो यह है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से विधायक हैं, इस समय अपने विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। और ज्ञानचंद गुप्ता के पीछे चलने का मतलब यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चंद्रमोहन पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। 2019 में भी मुकाबला इन दोनों नेताओं के बीच में था। चंद्रमोहन कालका से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने उनकी इच्छा को खारिज करते हुए उन्हें पंचकुला से प्रत्याशी बनाया था। अंतिम परिस्थितियों में टिकट मिलने के बावजूद भी चंद्रमोहन मात्र 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे, पर लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और उस सक्रियता का परिणाम प्रारंभिक रुझान में चंद्रमोहन के आगे रहने के रूप में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस समय पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। एक और चौंकाने वाला रुझान है वो टोहाना विधानसभा क्षेत्र से है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार जननायक जनता पार्टी के टिकट पर देवेंद्र बबली ने जीत हासिल की थी और किसके खिलाफ हासिल की थी? भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के खिलाफ। 50,000 से भी ज्यादा वोटों से देवेंद्र बबली चुनाव जीतने में सफल रहे थे। देवेंद्र बबली बाद में भाजपा और जेजेपी की सरकार में मंत्री पद पाने में भी सफल रहे, लेकिन अभी कुछ समय पहले देवेंद्र बबली ने अपने रास्ते दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से अलग कर लिए। देवेंद्र बबली ने बहुत कोशिश की कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में जगह मिल जाए और कांग्रेस पार्टी में जगह मिलने के साथ साथ वह वहां पर प्रत्याशी घोषित हो जाए, पर कांग्रेस ने देवेंद्र बबली को ना तो भाव दिया ना टिकट दिया। तो देवेंद्र बबली को जगह मिल गई उस भारतीय जनता पार्टी में जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को 2019 के चुनाव में उन्होंने 50,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। पर देवेंद्र बबली का यह फैसला जनता को प्रारंभिक स्तर पर नहीं भा रहा है, क्योंकि रुझान बता रहे हैं कि देवेंद्र बबली टोहाना विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में हमारे पास रुझान है और वो रुझान देवीलाल परिवार के लिए चिंता का विषय है। इसमें वो खुश हो या इसमें वो निराश हो, संकट है। संकट इसलिए है कि विधानसभा क्षेत्र का नाम है रानिया। रानिया विधानसभा क्षेत्र से 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देवीलाल जी के बेटे रणजीत चौटाला ने जीत हासिल की थी। रणजीत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार में मंत्री पद से नवाजा। बिजली मंत्री जैसा महत्वपूर्ण महकमे संभालते रहे रणजीत चौटाला। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सस्ता भी लिए, सस्ता ही नहीं लिए, टिकट भी मिला हिसार से। ये अलग बात है कि जनता ने भाजपा या रणजीत चौटाला के फैसले को पसंद नहीं किया और जयप्रकाश हिसार से सांसद हो गए। रणजीत चौटाला के संदर्भ में गलती का एहसास भाजपा को हुआ। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में रणजीत चौटाला को टिकट देने से इंकार कर दिया। रणजीत चौटाला को भाजपा का फैसला नहीं भाया। रणजीत चौटाला फिर निर्दलीय मैदान में है रानिया से, लेकिन रणजीत चौटाला का ये पलटी मारना अभी जनता को नहीं भा रहा है। खबर यह है कि इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के बेटे, ओम प्रकाश चौटाला के पोते और चौधरी देवीलाल के परपोते अर्जुन चौटाला इस समय रानिया विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। तो बाप और बेटा, पिता और पुत्र अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला इस समय अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आगे चल रहे हैं और भाजपा के लिए खराब खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने बताया था देवेंद्र बबली पीछे चल रहे हैं। अब अगली खबर, नायब सैनी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे असीम गोयल अंबाला शहर से पीछे चल रहे हैं और अंबाला शहर से असीम गोयल का पीछे चलना बताता है कि निर्मल सिंह आगे चल रहे हैं। तो भाजपा के लिए खराब खबर अंबाला से। पहले खबर आ रही थी कि अनिल विज पीछे जा रहे हैं और अब खबर आ रही है कि अंबाला शहर से असीम गोयल जो मंत्री भी हैं पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर रुझान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में विदाई और कांग्रेस की सत्ता में आमद की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी रुझान एग्जिट पोल के अनुरूप ही आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आगे चल रहा है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस समय यह गठबंधन 45 सीटों पर आगे है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर आगे है, अन्य 17 सीटों पर आगे है और अन्य में पीडीपी शामिल है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जो विधानसभा गठित होगी वो 95 सीटों की होगी। 5 सीटों के संदर्भ में मनोनयन का अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है और वो मनोनीत जो सदस्य हैं वो सरकार के बहुमत में भूमिका निभाएंगे क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 95 सीटों के हिसाब से गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करना है। आशय ये कि अगर आप 95 सीटों पर बात करें तो 48 सीटों की जरूरत होगी भाजपा के इतर अन्य किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए। तो ये चुनौती है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को। पर रुझान इस आंकड़े को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पीडीपी के समर्थन का ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाकर पीडीपी का समर्थन के साथ में एक इंडिया गठबंधन आकार लेता है और वो इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के संदर्भ में नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली का आत्मविश्वास अपनी जगह और रुझान अपनी जगह। रुझान कुल मिलाकर इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई की और आंकड़ों को जाहिर कर रहे हैं। पर भाजपा के बड़े नेताओं के पीछे चलने के बीच में थानेसर से कांग्रेस के लिए खराब खबर है। अशोक अरोड़ा बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी का और जब कांग्रेस की लहर के आसार दिखाई दे रहे हैं ऐसे में प्रारंभिक रुझान थानेसर विधानसभा क्षेत्र से अशोक अरोड़ा के खिलाफ है। अशोक अरोड़ा पीछे चल रहे हैं और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष सुधा आगे चल रहे हैं। ये कुल मिलाकर रुझान हमारे पास में है। हमारे पास रुझानों के बीच में रितेश हमारे साथ में है। रितेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास में है? सर, बादली सीट से अपडेट आया है। ओपी धनखड़ अभी भी लगातार पीछे चल रहे हैं और वो जो समय जिस तरह से बढ़ रहा है वो गैप भी बढ़ता है वहां पे नजर आ रहा है बादली सीट से। तो बादली के अलावा कुछ और सीटों के संदर्भ में भी जानकारी दो रितेश जी। काफी देर बाद आपके पास आए हैं सर। एक सीट के संदर्भ में ही केवल आप रह गए। सर, झज्जर जिले का जो अपडेट है उसमें तकरीबन 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, बादली, झज्जर और बहादुरगढ़। बेरी सीट से रघुवीर कादियान यहाँ से प्रत्याशी और वो कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी सीट को लेकर अभी अपडेट है कि वो पीछे हैं अभी वहां पर। तो बहुत बड़ी खबर इस समय पर रोहतक जिले के अंतर्गत। रोहतक से पहली खबर हमने जो दी थी वो थी रोहतक शहर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे थे और अब जो खबर है रोहतक जिले के अंतर्गत वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा झटका है। रघुवीर कादियान बेरी विधानसभा क्षेत्र से कई बार के विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनन्य सहयोगी के तौर पर उन्हें देखा जाता है, पर उस बेरी विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर कादियान के पीछे चलने की खबर आ रही है। पर भाजपा के लिए सदमा है ये खबर। ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, समर्पित संगठक, कार्यकर्ता पीछे चल रहे हैं। ये कुल मिलाकर रुझान हमारे साथ में है। वर्तमान रुझानों पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। और विजेंद्र जी, रुझान जो आ रहे हैं वो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की ओर ले जा रहे हैं। रुझान जो आ रहे हैं वो भाजपा की सत्ता से विदाई की ओर दिखा रहे हैं और रुझान जो आ रहे हैं वो तीसरी ताकत के पराभव की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इन सब के बीच में विजेंद्र रेणु क्या महसूस कर रहे हैं जानने में दिलचस्पी है हमारी। रेणु जी बताएं। हाँ सर, हाँ धन्यवाद। देखिए, जो बात आपने कही, तीसरी ताकत भी उभर करके आ रही है। ये तो भाई हेमंत सिंह चौटाला जी की जो मेहनत और उनकी एक सत्यवादिता थी, उसके परिणाम स्वरूप आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आ रही है और निश्चित तौर पर परिणाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात करूं, जो ये आप दिखा रहे हो स्क्रॉल में 46 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मेरा ये मानना है कि अभी जो ना बैलेट पेपर की ही काउंटिंग हुई है और बैलेट पेपरों में ज्यादातर कर्मचारी वर्ग के बैलेट पेपर होते हैं, आम जनता की उसमें वोटिंग नहीं होती है और बैलेट पेपरों में कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग मौजूदा गवर्नमेंट भाजपा से परेशान भी थे, नाराज भी थे और उनको नाराज करने का काम भी किया गया था सरकार के द्वारा। यही कारण है
कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है, धीरे धीरे कांग्रेस पीछे जाएगी और नंबर 1 पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश में मेरे विचार के अनुसार अभी तक भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आने वाली है और कांग्रेस जो है धीरे धीरे डाउन जाएगी और 30 से 35 के बीच में कांग्रेस का आखिरी परिणाम घोषित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से चौंकाने वाला आकलन आपका है। बिल्कुल आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, कांग्रेस सेकंड नंबर पर रहेगी और वो अभय चौटाला जी की मेहनत की इंडियन नेशनल लोकदल कहां खड़ी होगी? हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10+ सीटों पर 100% आने वाली है। आप देखना जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं फिर कहता हूं कि ये जो बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है, बैलेट पेपर कर्मचारी वर्ग का होता है और कर्मचारी वर्ग जो है ना ज्यादातर वो भाजपा से भी नाराज था और कहीं ना कहीं वो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा उन्होंने मतदान करने का काम किया। लेकिन आम वोटर जो है उसकी जब काउंटिंग शुरू होगी या 1-2 राउंड उसके हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे के सारे रुझान बदलते हुए नजर आएंगे सब। तो विजेंद्र रेड्डी जी, क्या मैं आपको बधाई दे दूं? आप सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछली बार दुष्यंत चौटाला को मौका मिला था, इस बार अभय सिंह चौटाला को मौका मिलने जा रहा है। चंडीगढ़ में आपके लिए कोठी तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल घर बुला के आपको कॉफी पिलाएंगे। और देखना जैसे जैसे 10-11 बजे का टाइम होगा, 10:30-11 बजे तक, इस बार ताला भी हमारा, चाबी भी हमारी और बस भी हमारी। और हमारी बस में हमारी इच्छा के अनुसार ही यात्री सवार हो पाएंगे उसमें। अच्छा, आप चाबी के इतने इच्छुक हैं तो चश्मे का क्या होगा अगर आप चाबी के फेर में ही रहेंगे? नहीं, वो चाबी नहीं है, ये हमने नई चाबी बनवा ली है, वो वाली चाबी नहीं है। वो चाबी तो जंग लग करके खत्म हो चुकी है, उस चाबी का कोई लेना देना नहीं रहा है सुधांशु जी। अब तो जो है ना नई चाबी, नया ताला, नई बस और हमारी मर्जी की सवारी उसमें बैठेगी। ऐसे किसी को जबरदस्ती आपकी मर्जी की सवारी बैठेगी विजेंद्र जी, इसके लिए तो शुभकामना। लेकिन रुझान जो है ना वो आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं है। अब जो रुझान मेरे पास में है वो दर्शकों को चौंका सकता है और शायद विजेंद्र जी आपको भी चौंका दे। एक विधानसभा क्षेत्र है, नाम है उसका करनाल। करनाल वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से मनोहर लाल खट्टर जी लगातार विधायक चुने गए, जहां से चुनकर वह मुख्यमंत्री बने। और जब मनोहर लाल खट्टर जी को दिल्ली भेजा गया तो नायब सैनी जी को भी मुख्यमंत्री बनाकर करनाल से ही प्रत्याशी बनाया गया। तो जिस करनाल ने 2-2 मुख्यमंत्री लगातार दिए, उस करनाल ने भाजपा के द्वारा दिए गए सम्मान को ठुकराने का शायद मन बनाया है। रुझान ये बता रहे हैं विजेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद इस समय पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के सुनीता सिंह आगे चल रही हैं। विजेंद्र जी, चाबी आपके पास रह गई, ताला कोई और तो नहीं खोल जाएगा? नहीं 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 खोलने देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ताले को चुराने की किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में दम नहीं है ये कि हमारे ताले को चुरा लेगा। जहां तक करनाल का रुझान जगमोहन आनंद जी का आपने बताया है, ये हो सकता है 1-2 राउंड में आगे पीछे हो जाए। जब मैं मनोहर लाल खट्टर जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था करनाल से, कई राउंड में मनोहर लाल जी भी पीछे चले गए थे। ये भी आपको ध्यान है, कई राउंड में ये सरप्राइजिंग था कि मनोहर लाल खट्टर 1-2 बार दीपांशु से बुरी राजा से पीछे हुए 1-2 राउंड में और फिर वो बढ़त लेकर के गए। मेरा मानना यहाँ ये है कि वहां बीजेपी ही जीतने जा रही है करनाल की विधानसभा। अच्छा, एक बात बताइए रेड्डी जी, आप जिस तरीके से भाजपा की बैटिंग कर रहे हैं या भाजपा की पैरवी कर रहे हैं, ये नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली से या मनोहर लाल खट्टर जी से अभय चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी की मीटिंग कब हो गई? ये तो बताओ, आप कब सेट हो गया मामला? सर मैं बैटिंग कर रहा हूं। अब जो जनता ने जिसको समर्थन देना था, जिसको आशीर्वाद देना था, वो दे चुकी है और अब बैटिंग और नॉन बैटिंग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जो जनता ने मतदान करने का काम किया, उसका एक आंकलन है, उसकी एक इमेजिनेशन है। जो इमेजिनेशन मैं ले रहा हूं उससे ये ऐसा लग रहा है कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाने का काम किया। देखिए अभी रुझान बढ़ गए हैं, आप दिखा रहे हैं यहाँ पर 46 से 45 और 29 बन गए और जो है ना हमारे भी बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। कौन सा आंकड़ा देख रहे हो आप? 61 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 26 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, INLD 1 सीट पर आगे है, अन्य 3 पर आगे हैं। आंकड़े ये हैं। पर आपके लिए एक अच्छी खबर देता हूं विजेंद्र जी। देखो, दुष्यंत चौटाला तो उचाना से पीछे चल रहे थे, अब मेरे पास डबवाली का रुझान है। दुष्यंत के बाद दिग्विजय भी पीछे चल रहे हैं।
हाँ रेणु जी बिल्कुल मिठाई बांटना कब 100%। शुरू कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100% ऑनलाइन मैं आपको भी भेज रहा हूँ, ऑनलाइन भेजने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। लेकिन वहां से निश्चित तौर पर आदित्य चौटाला जी चुनाव जीत रहे हैं, रानिया से अर्जुन चौटाला जी चुनाव जीत रहे हैं, और एमएस सिंह की तो बात ही नहीं, वो बहुत मार्जिन से जीतेंगे। वो सिरसा से बिल्कुल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हम आउट कर रहे हैं। वहां न भारतीय जनता पार्टी रहेगी न कांग्रेस पार्टी रहेगी। और सबसे रोचक बात यह है कि सोनीपत, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता था, 6 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, रोहतक भी सोनीपत जिला भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टूट रहा है। वहां बामुश्किल 1-2 सीट कांग्रेस कहीं उनकी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज 4 सीट तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से छिन रही है वहां पर, वो भी इनका टूट रहा है। और रोहतक में भी कांटे का मुकाबला जैसे महम में चला हुआ है, इसी प्रकार से झज्जर में भी 1-2 सीट पर गड़बड़ हो सकती है। इनका तो अपना गढ़ टूटता जा रहा है। कांग्रेस कहां 40 और 61 पर जाएगी, देखना ये 40 से नीचे बहुत जल्दी, 12 बजे से पहले 40 से नीचे। विजेंद्र जी क्या है, हमारे स्क्रीन पर 2 आंकड़े चल रहे हैं। एक चल रहा है हरियाणा का, एक चल रहा है जम्मू कश्मीर का। आपके मन को जम्मू कश्मीर का आंकड़ा भारा है तो आप जम्मू कश्मीर को हरियाणा पे अप्लाई कर दे रहे हो। हाँ, जम्मू कश्मीर में इस समय गठबंधन जो कांग्रेस का वो 45 सीटों पर आ गया है, बीजेपी 29 सीटों पर आ गए हैं, अन्य 16 पर आ गए हैं। पर यह हरियाणा का आंकड़ा नहीं है विजेंद्र जी। हरियाणा का आंकड़ा 61 सीटों पर कांग्रेस को आगे रखे हुए है, भाजपा 26 सीटों पर है। बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन सबके बीच में भाजपा के लिए एक अच्छी खबर, जब भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के पीछे आने की खबर आ रही थी, ये मंत्री जी पीछे हैं, वो मंत्री जी पीछे हैं, उसके बीच में पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्याशी और मंत्री महिपाल ढांडा आगे हैं। कांग्रेस पार्टी पानीपत ग्रामीण में पानी भी नहीं मांगती है। ऐसे अतीत के चुनाव में हुआ, इस चुनाव में भी कमोबेश वो स्थिति बन रही है। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। विजेंद्र जी हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन थोड़े अपडेट लेते हैं। विजेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में प्रमुख प्रत्याशियों की क्या स्थिति है? उमर अब्दुल्ला पिछली बार बुरी तरीके से हारे, इस बार 2-2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के क्या कुछ हालात हैं? तिशा मेरे साथ में है, तिशा थोड़ा बताएगी क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो रुझान है वो आ चुके हैं। और शुरुआती रुझान जो है अभी जैसा कि अभी हिमांशु जी बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला के बारे में, बडगाम और गांदरबाल ये 2 सीटें हैं जिनसे चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और बड़े दिग्गज नेता हैं। ये फिलहाल अभी इन दोनों ही सीटों से आगे चल रहे हैं। और बाकी सीटों की बात करें तो जैसे खान साहिब विधानसभा सीट, इस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी है सैफुद्दीन भट्ट, वो आगे चल रहे हैं। और बीरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी शफी अहमद बानी, वो भी आगे चल रहे हैं। चाडूरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी अली मोहम्मद डार, वो आगे चल रहे हैं। और डीएच पोरा से यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस शकीना मसूद प्रत्याशी वो आगे चल रही है। यानी कि जो अधिकतर सीटें जिनका रुझान अभी फिलहाल हमारे पास है, शुरुआती रुझानों के अनुसार इन सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं। और देखिए महज 2 से 3 सीटें हैं, अखनूर, विजयपुर और जम्मू नॉर्थ, केवल यहां पर 3 प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो जैसी उम्मीद थी जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है। पर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक तरफा बढ़त बनाए हुए है। और अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में ही दिखाई दे रही है, सत्ता से दूर नहीं, बहुत दूर, ऐसा रुझान जता रहे हैं। हरियाणा में बदलाव की आहट जो एग्जिट पोल में दिखाई गई थी, वो अभी तक जब घड़ी 9:20 बजा रही है तो रुझानों के रूप में इस समय पर बदलाव की बयार दिखाई दे रही है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी बने हुए हैं, वो एक नई संभावना देख रहे हैं। बोले पिछली बार जननायक जनता पार्टी के साथ भाजपा को मौका मिला था, इस बार इनेलो के साथ भाजपा का मौका बना रहेगा। विजेंद्र जी की उम्मीद अपनी जगह और हमारे साथी रितेश जी का अपडेट अपनी जगह। तो एक बार रितेश जी का अपडेट लेते हैं और फिर विजेंद्र जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, देश वाली रीजन को लेकर आंकड़ा सामने आया है जो जिलावार है। रोहतक में 4 सीटें आती हैं, 3 पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है, 1 पर बीजेपी है जो रोहतक की सीट है। इसके अलावा झज्जर जिले में 4 सीटें हैं, अब 4 की 4 पर कांग्रेस आगे निकल गई है, पहले 1 पर बीजेपी आगे थी।
सोनीपत में 6 सीटें आती हैं, जिसमें 4 पर कांग्रेस अभी आगे है, 1 पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय। यानी जो देश वाली रीजन है, पहले की तरह ही इस बार भी बर्ताव करता नजर आ रहा है नतीजों के जरिए या रुझानों के जरिए। ये सोनीपत में जिस एक सीट पर आप भारतीय जनता पार्टी को आगे बता रहे हैं, वो सीट कौन सी है, इसके संदर्भ में कोई अपडेट आपके पास? सर, ये वाली सीट को लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन निर्दलीय को लेकर जानकारी है, वो देवेंद्र का वो गन्नौर की सीट है। तो कुल मिलाकर अभी जो आकलन है रुझानों के अनुरूप, वो समझने की बात है। बलराम कुंडू ने 2019 के चुनाव में चमत्कारिक जीत हासिल की थी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महम विधानसभा क्षेत्र में। आनंद दागी जो महम 24 की शक्ति का पर्याय हुआ करते थे, उनको शिकस्त दी थी। पर वो बलराम कुंडू जो एक विधानसभा सीट की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की राजनीति करना चाहते थे, पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार अपनी जन सेवक पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश की राजनीति करना चाहते थे, उनको अपनी सीट बचाना मुश्किल जा रहा है। और जिन आनंद दांगी को 2019 में चुनाव हराया था बलराम कुंडू ने, उन आनंद दांगी के बेटे बलराम दांगी पिता की हार का बदला बलराम कुंडू से ना ले लेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो रोहतक के अंतर्गत केवल और केवल रोहतक शहर सीट इस समय भाजपा को बढ़त बनाए हुए मनीष ग्रोवर के रूप में। इसका मतलब रघुवीर कादियान के जो पीछे रहने की खबर आई थी, वो खबर पुरानी हो गई है। रघुवीर कादियान एक बार फिर बेरी विधानसभा क्षेत्र में आगे चल रहे हैं। झज्जर की सभी सीटों पर कांग्रेस आगे है। सोनीपत के संदर्भ में भी अगर ये खबर है कि 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे, 1 पर निर्दलीय, जो गन्नौर सीट है, मतलब कुलदीप शर्मा के लिए खराब खबर है। अब कुलदीप शर्मा के समधी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं कालका से, शक्ति रानी शर्मा, उनका क्या अपडेट है वो भी हम पता करेंगे। एक हाल फिलहाल ये तस्वीर है। इसके बावजूद भी विजेंद्र रेणु इनेलो और भाजपा के संदर्भ में उम्मीद में है। तो विजेंद्र जी थोड़ा सा समझाएंगे हमें। हर तरह से रुझान तो भाजपा के पिटने के आ रहे हैं, और विजेंद्र जी हिम्मत के साथ भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में डटे हुए हैं। ये हिम्मत कहां से ला रहे हैं? कांग्रेस के साथ समर्थन में सरकार बनाने की उम्मीद नहीं है क्या? जिसके कारण आपको लग रहा है भाजपा कहीं से तो आए, कैसे तो आए, और जो मौका पिछली बार दुष्यंत चौटाला पाए, वो मौका इस बार अभय सिंह चौटाला को मिल जाए। हिमांशु जी, देखिए, जैसे आपने ही रितेश के आंकड़े अभी बताने का काम किया, रोहतक से कांग्रेस पीछे चल रही है, बीबी बत्रा जी पीछे चले हुए हैं, मनीष गौरव और आगे बढ़ रहा है। गन्नौर की आपने बात की, वहां से देवेंद्र कादियान जी आगे बढ़ रहे हैं, वो सीट भी खो रहे हैं। ये जो 14 सीटें थी 3 डिस्ट्रिक्ट, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, इसमें 14 की 14 सीटें कांग्रेस अपनी मान करके चल रही थी। यहाँ भी इनको 2 सीटों का लॉस तो अभी तक पहले फर्स्ट राउंड के रुझान में आप दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह प्रॉपर सोनीपत जो है, निखिल मदान बीजेपी के बहुत मजबूत कैंडिडेट है, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। राई से जो है ना, राई भी बीजेपी जीतने जा रही है। इसके अलावा गोहाना में भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है अरविंद भारद्वाज के लिए। तो कहीं ना कहीं कृष्णा गहलावत है, ये निखिल मदान है, अरविंद शर्मा जी है, ये भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है अभी 1 राउंड 2 राउंड ही का परिणाम अभी आया हुआ है, कहीं 1 राउंड का है, कहीं 2 राउंड का। जो जो राउंड के आते रहेंगे, लास्ट राउंड तक धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। कांग्रेस जो है ना पीछे जाएगी। मैं फिर बड़ा मजबूती और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, अभी मैंने हरियाणा वाली स्क्रीन भी आपकी देख ली है, इसमें 56 पर कांग्रेस आ गई है और 27 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। देखिए कहां 63-65 पर उम्मीद बनाए रखिए। लेकिन अभी एक चौंकाने वाला रुझान आपके लिए भी विजेंद्र जी और हमारे सारे दर्शकों के लिए, ये विधानसभा क्षेत्र कालगावी, हम गन्नौर की जब बात करें तो हमने कहा था कि भाई कुलदीप शर्मा पीछे चल रहे हैं, पर उनके समधी की पत्नी यानी समधन, वो कालका से भाजपा के प्रत्याशी है, नाम उनका शक्ति रानी शर्मा है। उनके बेटे निर्दलीय सांसद हैं हरियाणा से, उनका नाम कार्तिकेय शर्मा है। उनके संदर्भ में खराब खबर है, पर साथ साथ चौंकाने वाली खबर है। वहां माना जा रहा था कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस के विधायक है अभी प्रदीप जी, उनके मुकाबले शक्ति रानी शर्मा दमखम से चुनाव लड़ रही थी। पर जो पहले राउंड की वोटिंग के बाद आंकड़ा आया, उसमें शक्ति रानी जी भी पीछे और प्रदीप जी भी पीछे। तो आगे कौन? आगे निर्दलीय, नाम है उनका गोपाल सुखमाजरी, आगे हैं। क्या कहते हैं विनोद जी? जी वीरेंद्र जी। जी,
मुझसे बोल रहे हो हिमांशु जी आप? जी बिल्कुल वीरेन जी, आप ही से कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, देखिए जहाँ शक्ति रानी जो कालका से लड़ रही है उसकी मैं नहीं कह सकता, वहां हो सकता है। और जो ये निर्दलीय है वो भी मैं नहीं कहता। मेरा मानना ये है कि वहां से प्रदीप चौधरी अंत में उसको लीड कर सकते हैं। लेकिन जो पंचकुला की सीट है ज्ञानचंद गुप्ता जी वाली है, वो बीजेपी को जाएगी जाएगी। कालका वाली हो सकता है कि वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंततः जो है अंतोगंतवा जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदीप चौधरी का अच्छा वहां पर पकड़ है और वो अच्छे नेता भी है। वो कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। ये राउंड दर राउंड जो है ना, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। कुल मिला के विजेंद्र रेणु जी, जब तक अंतिम नतीजे नहीं आएंगे ना, तब तक भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी और इन्हीं लोगों के साथ गठबंधन की सरकार बनाए बगैर नहीं मानेंगे, इतना तय है। लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर से अपडेट्स पे बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।